नमस्कार दोस्तों, मैं जीसी पांडे। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग इस समय कर रहे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में आज हमारा ये 51 नंबर सेट है, ठीक है। और इस एग्ज़ाम की प्रैक्टिस में हम लोग टीजीटी पीजीटी, ठीक है, और साथ में नेट के क्वेश्चंस लिए हुए हैं और बीपीएससी के साथ साथ एमपीपीएससी जो क्लास सेकेंड वर्ग 2 का जो प्रश्न है उनको भी हम लोग यहाँ कवर कर रहे हैं, ठीक है। आज के सेट में भी कुल 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन हमने कुल लिए हैं इसमें, ठीक है। और इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस से काफ़ी फायदा हो रहा होगा, इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन गैप नहीं हो और ये कंटिन्यूस चलता रहे, ठीक है। और आइए क्वेश्चन लेते हैं, आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण हैं। रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण हैं। न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है। प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता, सामाजिक न्याय से सरोकार, उपर्युक्त सभी, ठीक है। रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण हैं। न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता, सामाजिक न्याय से सरोकार या उपर्युक्त सभी। क्या है भाई, रॉल्स के हिसाब से न्याय के लक्षण क्या हैं? अगर हम रॉल्स के हिसाब से देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, ठीक है। इसमें डी आंसर सही है। क्यों? क्योंकि जो रॉल्स है वो यह कहता है कि दरअसल अगर हम एक अच्छे समाज की, सद्गुणी समाज की बात करें तो वहां न्याय को हमको प्राथमिकता में लेना चाहिए, यह कहता है वो। दूसरा, प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता। न्याय की एक प्रक्रिया होती है और अगर प्रक्रिया के स्वरूप में जो है न्याय की व्यवस्था की गई है तो हम कह सकते हैं कि वह सही है। दूसरी तरह, सामाजिक न्याय से सरोकार, ठीक है, वह सोशल जस्टिस की बात भी करता है, सामाजिक न्याय की बात भी करता है, ठीक है। इसलिए आंसर क्या होगा, इसमें सभी सही होगा। लेकिन इसके अलावा कुछ और तथ्य मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, ठीक है, जो रॉल्स ने न्याय के बारे में कहे हैं, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दरअसल जॉन रॉल्स की जो पॉपुलर बुक थी आप जानते हैं, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। थ्योरी ऑफ जस्टिस यानी न्याय सिद्धांत में वह तर्क देता है कि उत्तम समाज में अनेक सद्गुण अपेक्षित होते हैं जिनमें न्याय का स्थान सर्वप्रथम है, यानी न्याय को वो सर्वोपरि मानता है। न्याय उत्तम समाज की आवश्यक शर्त है, किंतु यह उसके लिए पर्याप्त नहीं है। यानी एक उत्तम समाज के लिए न्याय आवश्यक है, लेकिन केवल न्याय ही आवश्यक है ऐसा भी नहीं है। और क्या कहता है रॉल्स? रॉल्स यह कहता है कि न्याय की समस्या प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है। न्याय की समस्या प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण, क्योंकि जब पूंजीवादी व्यवस्था होती है तो उसमें अमीरों को अधिक मिल जाता है और जो सर्वहारा वर्ग है उसको कम मिलता है। तो जब हमारा कैपिटलिस्ट क्लास है, जब वो ज्यादा वस्तुओं की प्राप्ति कर लेता है यद्यपि उसकी उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो वहीं पर हमारा प्रोलेटेरिएट क्लास है, यानी सर्वहारा वर्ग है, उसकी अधिक आवश्यकता के बावजूद भी उसको कम मिलता है, तो ये कहते हैं कि यह वितरण असमान है और असमान वितरण भी किसी प्रकार से न्याय नहीं माना जा सकता है। ये प्राथमिक वस्तुएं हैं, क्या क्या भाई? अधिकार, प्राथमिक वस्तु है अधिकार। स्वतंत्रता, अब ये आप कहेंगे सर ये वस्तु नहीं है, दरअसल वस्तु ये वस्तु से ज्यादा बड़ी है। वस्तु सिर्फ उसे नहीं कहते जो आपके हाथ में आए, हम वस्तु उन्हें भी कहते हैं जिनसे आपका डेली आमना सामना हो, ठीक है। तो आपके पास अधिकार नहीं है, तो इससे पहले वाले हमने सीरीज में, इससे पहले वाले हमने सेट में बताया था कि अधिकार विहीन स्वतंत्रता और स्वतंत्रता विहीन अधिकार दोनों का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अधिकार और स्वतंत्रता, साथ में शक्तियां एवं अवसर। अब शक्तियां और अवसर में क्या समस्या? जिसके पास शक्ति है उसी के पास अवसर भी ज्यादा है, ठीक है। यानी जो पूंजीपति वर्ग है उसके पास पावर ज्यादा है, शक्ति ज्यादा है, तो पता चला कि उसी के पास क्या है, उसी के पास विशेषाधिकार भी है, अवसर भी ज्यादा उसको मिल रहा है, उसकी आय ज्यादा है, उसकी संपदा ज्यादा है, और जाहिर सी बात है उसके पास अपने आत्मसम्मान के लिए साधन भी अधिक है, ठीक है। और
रॉल्स यही कहता है कि वास्तव में यह न्याय नहीं है, क्योंकि जो प्राथमिक वस्तुएं हैं उनका न्यायपूर्ण वितरण जो होना चाहिए वह कहीं ना कहीं नहीं होता है। ठीक है, तो इसने न्याय को अलग तरीके से परिभाषित करने की कोशिश किया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है? समान न्याय का सिद्धांत, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, भेद मूलक सिद्धांत या अवसर के उचित समानता का सिद्धांत। दरअसल अ थ्योरी ऑफ जस्टिस जो कि इसकी बुक थी, अभी हमने इसे पहले क्वेश्चन में आपको बताया। ठीक है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में ये 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। ठीक है, जस्टिस के 3 टाइप से बताता है। उन तीनों न्याय में एक तो आपका आ जाता है क्या, समान अवसर का सिद्धांत, समान अवसर का सिद्धांत, और दूसरा आ जाता है भेद मूलक सिद्धांत, भेद मूलक सिद्धांत। इसके अलावा तीसरा आ जाता है अवसर के उचित समानता का सिद्धांत, अवसर के उचित समानता का सिद्धांत। ठीक है, अब इन तीनों में अगर कुछ नहीं है तो क्या नहीं है भाई? ये नहीं है, यानी समान न्याय का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, और यही सच है, वह समान न्याय की बात नहीं करता, वह समान वस्तुओं के समान वितरण की बात करता है, लेकिन समान न्याय की अवधारणा में वस्तुओं का वितरण नहीं आता है। इसलिए वह इसमें अगर भाग नहीं है पूछा जा रहा है यहां पर, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग कौन नहीं है भाई? समान न्याय का सिद्धांत का भाग नहीं है, जबकि तीनों इसके भाग ये आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया है, यदि न्याय व्यवस्था ना हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है? यदि न्याय व्यवस्था ना हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है। प्लेटो, अरस्तु, सेंट ऑगस्टाइन, लॉक। बताइए भाई क्या होगा इसमें आंसर? निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि यदि न्याय व्यवस्था ना हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है? प्लेटो, अरस्तु, सेंट ऑगस्टाइन, लॉक। अब इसका आंसर आप तुरंत दे लेंगे अगर आपने इसके पहले वाला सेट ढंग से पढ़ा है, तो ढंग से उसको सॉल्व किया होगा तो आपने, क्योंकि वहां पर हमने इस तरह का एक एग्जांपल और दिया था। आंसर होगा इसमें सेंट ऑगस्टाइन। सेंट ऑगस्टाइन, आप जानते हैं सेंट ऑगस्टाइन के बारे में। सेंट ऑगस्टाइन जो है यह लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी के प्रारंभ का एक राजनीतिक दार्शनिक था। ठीक है, और इसका यह मानना था कि न्याय से मतलब क्या होता है। वो ये कहता था कि न्याय का मतलब है स्वतंत्र मनुष्यों द्वारा स्वतंत्र मनुष्यों के लिए के ऊपर शासन, या कह सकते हैं स्वतंत्र मनुष्यों द्वारा स्वतंत्र मनुष्यों के लिए न्याय। स्वतंत्र मनुष्यों पर स्वतंत्र मनुष्यों पर स्वतंत्र मनुष्यों का शासन, यह क्या है? यह न्याय है, यह न्याय है। अगर आप स्वतंत्र हैं तो ही आप स्वतंत्र मनुष्यों पर क्या करेंगे? आप शासन कर सकते हैं। और यही राज्य की भी अवधारणा है, यही राज्य की अवधारणा है। राज्य इसमें जोड़ता है। अगस्टाइन क्या कहता है कि राज्य स्वतंत्र मनुष्यों का स्वतंत्र मनुष्यों पर शासन है। अब यहां पर थोड़ा सा बात समझ में आई होगी कि अगर इस अवधारणा के तहत काम करेंगे तो आप यह कह सकते हैं कि अगर किसी को व्यवस्थित जीवन जीना है, सुव्यवस्थित जीवन जीना है, और एक तरह से आचरण युक्त जीवन जीना है, नैतिक जीवन जीना है, तो उसके लिए उन कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है जो कहीं ना कहीं न्यायिक हो, और उन कर्तव्यों की ही व्यवस्था भी मांग करती हो। तो व्यवस्था क्या मांगती है? व्यवस्था यही मानती है कि नैतिक कर्तव्यों का उचित अनुपालन हो, और उन नैतिक कर्तव्यों में जो नैतिक कर्तव्य एक के लिए हैं वह नैतिक कर्तव्य कहीं ना कहीं दूसरों के लिए भी होना चाहिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में से किसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है? निम्नलिखित में से किसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है? अरस्तु, प्लेटो, थ्रेसिमेकस, मैकियावेली। बताइए भाई, निम्नलिखित में से किसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही क्या है? न्याय है। शक्तिशाली का हित ही क्या है? न्याय है। अरस्तु कहता है कि प्लेटो कहता है कि थ्रेसिमेकस कहता है कि मैकियावेली कहता है? जस्टिस के बारे में ये स्टेटमेंट आपका है थ्रेसिमेकस का। किसका स्टेटमेंट है? थ्रेसिमेकस का। वह कहता है कि न्याय की जब अवधारणा की हम बात करते हैं तो यहां आपको प्लेटो को जरूर लाना पड़ेगा। थ्रेसिमेकस क्या कहता है, बात की बात है, पहले आपको प्लेटो को लाना पड़ेगा। प्लेटो यहां पर क्या, प्लेटो एक तरह से कह सकते हैं कि शिक्षा देता है, या कह सकते हैं प्रवचन देता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि प्लेटो अपने अनुयायियों को या अपने शिष्यों को कुछ न कुछ बता रहा होता है, कुछ न कुछ बता रहा होता है। और उनके उन प्रमुख व्यक्तियों में जिनको यह कुछ बता रहा होता है न्याय के संदर्भ में, उसमें थ्रेसिमेकस एक होता है। उसमें कौन कौन लोग होते हैं? उनमें कौन कौन लोग होते हैं? उनमें सेफालस भी होता है, थ्रेसिमेकस भी होता है, और ग्लाकॉन भी होता है। ठीक है, ये तीनों होते हैं। उनमें उन्हीं में से ये जो थ्रेसिमेकस है ये लिखता है कि जिसके पास शक्ति है उसका अधिकार मान्य होता है, अर्थात शक्तिशाली का हित ही न्याय है। अब यहां आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, इसका मतलब क्या होता है? दरअसल या तो शक्ति और न्याय को परस्पर जोड़ने से संबंधित हो गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन इसका तात्पर्य दूसरा था। यहां इसका मतलब यह था कि वास्तव में अगर आपके पास शक्ति है, इसका मतलब कि आपके साथ आपके समर्थन में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और अगर आपके पास आपके समर्थन में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, यानी आपको बहुत लोग समर्थन कर रहे हैं आपका, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप शायद सत्य बोल रहे होंगे, आप शायद सच बोल रहे होंगे। ठीक है ना? और वह कहता है कि अगर लोगों का समर्थन आपके पास है तो आप क्या हो गए? शक्तिशाली हो गए। यानी आपकी बातों का समर्थन करने वाले लोग ज्यादा हैं तो आप शक्तिशाली हो गए। और ऐसे में इतने लोगों का समर्थन करना ही क्या हो गया? एक तरह से न्याय हो गया। ठीक है, अब इसका दूसरा अर्थ भी लगाया जाता है कि शक्तिशाली का हित मतलब जिसके पास पावर है उसी के पास क्या है? न्याय है। ठीक है, तो यहां पर सेफालस क्या कहता है इसको जरा जान लीजिए आप लोग। न्याय सत्य बोलने और अपना ऋण चुकाने में निहित है। लेकिन यहीं पर थ्रेसिमेकस क्या कहता है कि जिसके पास शक्ति है उसका अधिकार मान्य होता है, अर्थात शक्तिशाली का हित ही न्याय है। लेकिन ग्लॉकॉन क्या कहता है? न्याय भय की संतान है। न्याय क्या है? भय की संतान है। ठीक है, यानी वो कहता है कि न्याय और भय जुड़े हुए हैं, जहां पर भय वहीं पर न्याय। ठीक है, क्योंकि जब न्याय की बात करते हैं तो भय भी होना जरूरी है। ठीक है, कई बार लोग जस्टिस के कारण भी डरते हैं। पर सोक्रेटिस क्या कहता है, सुकरात क्या कहता है? न्याय व्यक्तियों का परस्पर संबंध है जो सामाजिक संगठन पर आश्रित हैं, अतः समुदाय की संरचना के संदर्भ में ही इसका अध्ययन उपयुक्त है, व्यक्ति के आचरण की विशेषता के रूप में नहीं। व्यक्ति के आचरण की विशेषता के रूप में नहीं। लेकिन प्लेटो क्या कहता है? यहां पर प्लेटो खुद क्या कहता है जरा समझिएगा। प्लेटो के अनुसार न्याय राज्य का सर्वोच्च सद्गुण है। प्लेटो के अनुसार उत्पादक वर्ग, सैनिक एवं शासक तीनों का अपने अपने कार्य संपादित तीनों अपने अपने कार्य संपादित करते। कह रहा है कि न्याय राज्य का सर्वोत्तम सद्गुण है। प्लेटो के अनुसार उत्पादक वर्ग, सैनिक एवं शासक वर्ग तीनों का अपने अपने कार्य संपादित करते रहना ही न्याय है। मतलब कह रहा है कि जिनका जो कार्य है, यदि उस कार्य को वे ईमानदारी से कर रहे हैं तो यही क्या है? न्याय है। ठीक है, और क्या कह रहा है? यानी अर्थात उत्पादक वर्ग को सैनिक वर्ग में सैनिक वर्ग से संरक्षण प्राप्त है और दार्शनिक वर्ग से मार्गदर्शन प्राप्त है। यानी कह रहा है कि सबका अपना अपना काम है। इसका मतलब यह है कि अगर सभी अपना अपना काम कर रहे हैं तो यह भी क्या है?
न्याय है। ठीक है, ये ऐसा प्लेटो कहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जस्टिस शब्द जस से निकला है, जस का संबंध निम्न में से किस भाषा से है? जस्टिस शब्द जस शब्द से किससे निकला है? जस्टिस शब्द किससे निकला है? जस शब्द से निकला है। जस का संबंध निम्न में से किस भाषा से है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, जस का संबंध किससे है? आंसर होगा इसमें सी यानी लैटिन। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है। दरअसल ये जो जस शब्द है यह लैटिन भाषा के शब्द जस्टिसिया से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? जस्टिसिया से बना हुआ है। और इस जस्टिसिया का अर्थ ही क्या है? जस्टिसिया का अर्थ ही है कानून या न्याय। ठीक है, क्या अर्थ है इसका? कानून, या क्या कहेंगे आप इसका? न्याय। और ये जो जस देख रहे हैं आप, जितना ये यहां पर ये जो आप जस देख रहे हैं, यही वर्ड जो है जस, इतना, ये कहां से लिया गया है? आपके से लिया गया है। ठीक है, तो जस से ही क्या बना है? बाद में ट्रांसफर होकर क्या बनता है? ये जस्टिस बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? जस्टिस बन जाता है। लैटिन भाषा का शब्द है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ठीक है, अब यहां पर आपको मिलाना है। ठीक है, कौन किस प्रकार की बात, किसको किससे मिलाएंगे? हेगल, ऑस्टिन, मैकाइबर, गार्नर, किससे किसको मिलाएंगे भाई बताइए? पहले आप लोग मिला लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे इसमें बात करते हैं। ठीक है, मिलाइए आप लोग। भाई इसमें हेगल का संबंध किससे है? तत्वशास्त्र के साथ है। हेगल का संबंध किससे है? तत्वशास्त्र के साथ है। ऑस्टिन का संबंध न्यायिक व्यवस्था से है। ठीक है, मैकाइबर समाजशास्त्र। ठीक है, और कॉर्नर यानी ए का 3 हो जाएगा। तो ए का अगर 4 है तो किसमें है भाई? ए का 4 दो में है। ठीक है, बी का 1 किसमें है? इस दोनों में बी का 1 है। ठीक है, ये किसमें है? चलो कोई नहीं, आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, आंसर इसमें बी हो जाएगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ा सुख के अर्थ में न्याय की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया? सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ा सुख के अर्थ में न्याय की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया? रूसो, बेंथम, प्लेटो, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहां भी सही अर्थ लगाना, क्वेश्चन का सही अर्थ लगाना। सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ा सुख का वास्तविक अर्थ क्या है इसका, अगर ये समझ गए तो तुरंत मिल जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये सी आंसर होगा इसमें। सॉरी, नो 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 नो, सी नहीं होगा इसमें। इसमें बी होगा, बेंथम, बेंथम होगा। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या से मतलब वही है यहां पर कि बहुमत से संबंधित यहां पर है। सबसे बड़ी संख्या का मतलब यह है कि जो ऐसी खुशी या ऐसा न्याय जो अधिकतम लोगों को प्रभावित करता हो, अधिकतम संख्या को प्रभावित करता हो, वही क्या है? न्याय है। यानी बेंथम यहां पर यह कहता है कि जो समग्र खुशी को अधिकतम करने के सिद्धांत पर क्या कार्य करे, जो समग्र खुशी को अधिकतम करने के सिद्धांत पर कार्य करे, वही क्या है? न्याय है। यानी ऐसी प्रक्रिया, ऐसी व्यवस्था जिससे अधिकतम लोग खुश हों, वही क्या है? न्याय है। अब चूंकि यह उपयोगितावादी विचारक था, ब्रिटिश दार्शनिक था, और ऐसे में अगर इसके बैकग्राउंड को देखेंगे और दूसरी परिकल्पनाओं को देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि कहीं ना कहीं यह बहुमत की खुशी का समर्थन करता है। बहुमत की खुशी का
समर्थन करता है, इसलिए ठीक है वह अधिकतम संख्या की बात यहां पर करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है, सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस से तात्पर्य है, सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, फिर सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, फिर अगला कह रहा है सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधा समाप्त हो। ठीक है, सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? देखिए, जो सामाजिक न्याय होता है उसमें समाज में सबसे पहली चीज होती है भेदभाव। अगर भेदभाव नहीं है तो, अगर भेदभाव है तो सामाजिक न्याय हो ही नहीं सकता है। ठीक है, जैसे कि जाति, ठीक है, अब जाति के आधार पर भेदभाव, या फिर रंग के आधार पर भेदभाव, या फिर कौन किस धर्म का है उसके आधार पर भेदभाव, या फिर कौन ठीक है किस जेंडर में आता है इसके आधार पर भी अगर भेदभाव हो रहा है सुविधाओं को देने में, सुविधाओं को लेने में, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि वहां पर सामाजिक न्याय नहीं है। तो सामाजिक न्याय का वास्तविक मतलब ही यही होता है कि क्या हो भाई, सभी प्रकार के भेदभाव जैसे कि जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, या फिर जेंडर के आधार पर भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना सुविधाओं को प्राप्त करने में और ना ही सुविधाओं को देने में। ठीक है, अब अगर सामाजिक न्याय में ये चीज आ गई तो याद रखिएगा यहीं पर राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय भी आ जाएगा, क्योंकि राजनीतिक आधार पर भी कोई विभेद नहीं होना चाहिए और आर्थिक आधार पर भी कोई विभेद नहीं होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया? यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया? देखिए, यूनानी दार्शनिक बेसिकली आप जानते हैं जितने भी इस जो है दार्शनिक थे वे सब फिलोसफर थे। ठीक है, फिलोसफर थे, तो अब उसी को ध्यान में रखकर समझिएगा आप। यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया? विधिक, राजनीतिक, सामाजिक या फिर नैतिक? तो फिलोसफर बेसिकली क्या करता है? ठीक है, एथिक्स की बात करता है, नैतिक बात करता है। ठीक है, नैतिक बात करता है। तो वैसे न्याय में आप जानते हैं राजनीतिक न्याय भी आ जाता है, सामाजिक न्याय भी आ जाता है और आर्थिक न्याय भी आ जाता है। ठीक है, और बाकी विधि व्यवस्था तो इन न्याय को दिलाने में सहयोग करती ही है, लेकिन यूनानी दार्शनिक इन राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय के अतिरिक्त किसकी, नैतिक न्याय की बात भी करते हैं। उन सबका यह मानना होता है दरअसल कि न्याय को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, न्याय को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नैतिकता ही न्याय है, ऐसा प्लेटो भी कहता है, ऐसा प्लेटो भी कहता है, ऐसा ही सुकरात भी कहता है। कोई भी चीज अगर अनैतिक है तो वह न्यायिक हो ही नहीं सकती। यानी न्याय और नैतिकता दोनों साथ साथ चलते हैं। ये जितने भी लगभग यूनानी दार्शनिक हैं, ठीक है, जितने भी हैं इन सभी का मानना था। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 9। अगला क्वेश्चन है वितरक न्याय या आप कह सकते हैं वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया गया था अरस्तु द्वारा, गॉडविन द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा या फिर रॉल्स द्वारा? फिर से एक बार, वितरणात्मक न्याय या वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया गया था किसके द्वारा? अरस्तु द्वारा, गॉडविन द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा या फिर रॉल्स द्वारा? वितरणात्मक न्याय होता क्या है पहले तो आप इसको समझ लीजिए, डिटेल में समझ लीजिएगा आप इसको। हम इसके डिटेल आपको दे रहे हैं यहां पर, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए वितरण न्याय क्या होता है। दरअसल वितरण न्याय का संबंध सम्मान और धन संपदा के वितरण से है। यह विधायिका यानी लेजिस्लेचर के क्षेत्र में आता है। इसका मूल सिद्धांत है कि समान लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए।
परंतु अरस्तु के अनुसार, यहां पर अरस्तु क्या कहता है, अरस्तु के अनुसार यह वितरण अंकगणितीय अनुपात से ना होकर रेखा गणितीय अनुपात से होना चाहिए। अब ये अंकगणितीय अनुपात क्या है और रेखा गणितीय अनुपात क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अर्थात सबको बराबर हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, बल्कि प्रत्येक को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हिस्सा मिलना चाहिए। आप जानते हैं अरस्तु योग्यता पर आधारित वितरण व्यवस्था की बात करता था कि जो व्यक्ति अधिक योग्य है उसका हिस्सा अधिक होना चाहिए और जो कम योग्य है उसको कम मिलना चाहिए। ठीक है ना। यानी यहाँ सामान्य तौर पर वही एग्जाम्पल दिया गया जो पहले दिया गया था कि अगर कोई ईंट भट्ठे में काम कर रहा है और कोई प्रोफेसर है, तो जाहिर सी बात है दोनों की योग्यता में अंतर है, तो दोनों के वेतन में भी यानी आर्थिक स्तर में भी अंतर होगा। ठीक है, यह वितरण न्याय की बात है। ठीक, अरस्तु और क्या कहता है इस संदर्भ में कि न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है। ये दो प्रकार के न्याय हैं, ये दो प्रकार के न्याय हैं, वितरण न्याय और प्रतिवर्ती न्याय। ठीक है, या इसी को क्या कहते हैं, परिशोधनात्मक न्याय। ठीक है, और या इसी को एक नाम और देते हैं प्रतिकारात्मक न्याय। क्या कहता है कि वितरण न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है और ये दो प्रकार से हो सकता है। ये क्या है, वितरण न्याय, ठीक है, यानी वितरणात्मक न्याय जिसको हमने यहाँ समझाया है जो आपका क्वेश्चन कह रहा है, और दूसरा है प्रतिवर्ती न्याय या परिशोधनात्मक न्याय या फिर प्रतिकारात्मक न्याय। ठीक है, तो वितरण न्याय क्या था वो मैंने आपको बताया कि जिसका इसका संबंध किससे है, न्यायिक वितरण से है। ठीक है, सम्मान के वितरण से है, धन संपदा के वितरण से है, जिसमें वह क्या कहता है कि जिसकी योग्यता अधिक हो उसको इसका लाभ अधिक मिलना चाहिए और जो जिसकी योग्यता कम हो उसको इसका लाभ कम मिलना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। आंसर क्या सही होगा आपका, ए सही होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। यहां पर इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है जिसको हमने ले लिया है, जो अक्सर गलत हो जाता है आप लोगों से, वो आगे मैं जरूर इसको लूंगा, अभी तो मैं यहां नहीं ले रहा हूं, आगे क्वेश्चन आएगा हमारा आपका भी। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन हमने लिया है आगे, और कि पहले उसको कर लेते हैं, पहले उस क्वेश्चन को ही एक बार कर लेते हैं क्योंकि बहुत जरूरी है, उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे आगे पीछे दे दिया है। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत, न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया था। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तुत किसने किया था, प्लेटो द्वारा या लॉक द्वारा, ठीक है, मार्क्स द्वारा या फिर रॉल्स द्वारा। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत, न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। अब यहां पर आप अरस्तु में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन यहां बहुत चालाकी से अगर मान लीजिए यहां पर प्लेटो के स्थान पर विकल्प क्या होता, अरस्तु होता, सपोज दैट अरस्तु होता, तब क्या करते आप। ठीक है, तो यहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को पहले ले लिया है, हम 11वें क्वेश्चन पर बाद में जा रहे हैं। क्या होगा, ये रॉल्स ने सबसे पहले ये जो है वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, सबसे पहले रॉल्स ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। थोड़ा इसका डिटेल्स भी आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, शायद नहीं दिया है, नहीं लिया है, कोई नहीं। इससे पहले वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन, इसमें मैंने दिया था एक एक्स्ट्रा मैटर लेकिन वो आ नहीं पाया है किसी तरीके से, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसमें सुमेलित करना है और सही उत्तर को चयनित करना है। क्या है भाई इसका, आइए, न्याय बलवानों का हित है, अभी बात हुई थी इससे पहले, तो इसको कौन कहता है भाई, न्याय बलवानों का हित है, यानी जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, आर्थिक स्तर पर समृद्ध हैं या किसी भी प्रकार से शक्तिशाली हैं, उनका हित ही क्या है, न्याय है। ऐसा कौन कहता है भाई, ऐसा कहता है ह्यूम। कौन कहता है, ह्यूम कहता है। फिर कहना व्यक्ति द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने कार्यों का संपादन ही न्याय है, जैसी उसकी प्रकृति है उसी प्रकार से वह काम करे। ठीक है, और इन्हीं कार्यों का संपादन ही क्या है, न्याय है। और यह कहता है प्लेटो, इसको प्लेटो कहता है, यानी आंसर इसमें बी को किससे मिलाएंगे हम,
हम बी को मिलाएंगे किससे, 3 से मिलाएंगे, ठीक, बी को किससे मिलाएंगे, 3 से मिलाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है। सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है, ऐसा कौन कहता है भाई? न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है, यानी सी में क्या मिलेगा भाई, सी से क्या होगा? थोड़ा सा विकल्प इसमें आगे पीछे कुछ लग रहा है, थोड़ा सा विकल्प इसमें कुछ आगे पीछे लग रहा है। नो 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 नो, ये गलती यहां हुई है। ये जो है ये थ्रेसी मेकर्स न्याय बलवानों का ही था, अभी तो कराया था भाई, थ्रेसी मेकर्स, सॉरी 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 गलती हो गई यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, ठीक है, और बी का 3 हो जाएगा, और सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है, ये ह्यूम ने कहा था। अब जाके सही हुआ यहाँ पर, सी हो जाएगा 4, ठीक है, और डी जो आपका है इसमें आ जाएगा रॉल्स। न्याय का अर्थ है प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण, अभी मैंने बताया था आपको, तो इसका क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब जरा मिला लीजिए, ए किससे मिल रहा है, 2 से मिल रहा है, 2 किस में है भाई, बी में भी है और सेकंड में भी है, ठीक है, और बी किससे मिल रहा है, 3 से मिल रहा है, तो बी से कौन है, 3, ये इसमें है, और तो किसी में नहीं है, नहीं, ठीक है, किसी में नहीं है, आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, ये हो जाएगा, ए का मिलेगा सेकंड से, और बी मिलेगा जो है थर्ड से, और सी मिलेगा आपका फोर्थ से, और डी मैच कर रहा है किससे, रॉल्स से। ये रॉल्स का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हो गया था, मैं करा दिया था इससे पहले। आइए 30 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से न्याय का हकदारी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, ठीक है, न्याय का हकदारी सिद्धांत, ये जो हकदारी सिद्धांत है, इस सिद्धांत को अधिकारिता सिद्धांत भी कहते हैं। जो हकदारी सिद्धांत है, ठीक है, इसको अधिकारिता सिद्धांत भी कहते हैं, अधिकारिता सिद्धांत भी कहते हैं। निम्नलिखित में से न्याय का हकदारी सिद्धांत या अधिकारिता सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक, प्लेटो या फिर अरस्तु, किसने इसका प्रतिपादन किया था? ठीक है, रॉल्स, नॉजिक, प्लेटो, अरस्तु। आपने जॉन रॉल्स को अभी पढ़ लिया, प्लेटो को भी देख लिया, अरस्तु को भी देख लिया, लेकिन इनके बारे में बात नहीं हुई थी, रॉबर्ट नॉजिक के बारे में बात नहीं हुई थी। आंसर फिलहाल इसमें बी ही होगा, रॉबर्ट नॉजिक। हम थोड़ा डिटेल इनके बारे में नोट किए हैं कुछ अलग से, आप इनको जरा देख लीजिए। नहीं दिया, यहां पर भी नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा बाद में ले लेंगे इनके बारे में, ठीक है, अभी यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, और इसको हम बाद में ले लेंगे। फिलहाल थोड़ा डिटेल आपको हम अलग से बता दे रहे हैं। ये जो न्याय का हकदारी सिद्धांत है, वो रॉबर्ट नॉजिक ने, एक इनकी पॉपुलर बुक थी जिसका नाम था एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, ठीक है, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, 1974 में यह बुक पब्लिश हुई थी। इसी में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था, और उसमें इन्होंने कहा था कि किसी भी प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यक्ति जिस चीज का अधिकारी है उसको वही चीज मिलनी चाहिए। अगर उसकी सहमति नहीं है तो उसको किसी और को हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए। यानी अगर किसी व्यक्ति का किसी वस्तु पर अधिकार है तो ऐसे में उसके बिना सहमति के आप उसको किसी और को दे नहीं सकते हैं। और अगर ऐसा कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब क्या है कि यह उसका आप हक छीन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी अधिकारिता है, उसकी हकदारिता है, इसीलिए इस सिद्धांत को क्या कहते हैं हम, अधिकारिता या हकदारिता सिद्धांत। यहां यह भी समझना होगा कि नॉजिक यह कहता है कि वास्तव में समाज में उत्पादन के स्तर पर, उत्पादन का जो स्तर है
उस पर भिन्नता पाई जाती है, यानी किसी के पास ज्यादा उत्पादन हो रहा है, किसी के पास कम उत्पादन हो रहा है। और अगर यहाँ पर हम बराबरी अगर हम बराबरी के वितरण की बात करेंगे, ठीक है, जैसे इसी को जो है आगे जो अभी आपने पढ़ा कि भाई प्लेटो भी ये कहता है कि अगर किसी के पास योग्यता ज्यादा है और उसको ज्यादा चीजें मिल रही हैं, किसी के पास योग्यता कम है उसको कम मिल रही है, अब ज्यादा योग्य वाले का अगर छीन करके आप कम योग्य वाले को दे देंगे तो ऐसे में समाज के लिए यह विनाशकारी होगा। स्वयं नॉजिक यहां कहता है कि समाज में उत्पादन के स्तर पर जो असमानताएं पाई जाती हैं उन्हें यदि वितरण के स्तर पर बदलने का प्रयास होगा तो यह राज्य के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। ठीक है बेटा, अब ऐसा इसी से लगा एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं यहां पर, प्रक्रियात्मक न्याय के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, प्रक्रियात्मक न्याय के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है। प्रक्रियात्मक न्याय बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। फिर कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्थिति के लिए उत्तरदायी होता है। फिर कह रहा है हर व्यक्ति के पास व्यक्तिगत हकदारियां होती हैं। और अगला कह रहा है कि उत्पादन और वितरण भिन्न है। उत्पादन और वितरण क्या है, भिन्न है। वास्तव में प्रक्रियात्मक न्याय के संदर्भ में यह सही नहीं है, यह जो है वितरणात्मक न्याय के संदर्भ में है, यानी आंसर क्या होगा इसका, डी हो जाएगा, सही नहीं है चूंकि पूछ रहा है इसलिए। उत्पादन और वितरण भिन्न है, यह बात हकदारिता सिद्धांत कहता है। ठीक है, कुछ तथ्य इसके बारे में होने चाहिए थे पर नोट नहीं दिया है इसमें हमने दिया था, शायद नोट नहीं किया टाइप इसने, कोई बात नहीं, अगले में हम ले लेंगे आपको, इसमें डी इसका आंसर होगा। और इसका लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, न्याय आत्मा का गुण था, न्याय आत्मा का गुण था और अन्याय दुर्गुण। न्याय आत्मा का गुण था और अन्याय दुर्गुण किसने कहा था, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, कोई नहीं। यहां याद रखिएगा तीनों ही कौन हैं, दार्शनिक हैं। ठीक है, और ऐसी बात तो दार्शनिक ही करेगा। अब इसको किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था, प्लेटो ने कहा था, सुकरात ने कहा था, या फिर किसी ने नहीं कहा था, किसने कहा था, न्याय आत्मा का गुण था और अन्याय दुर्गुण। यानी न्याय को एक तरह से प्राकृतिक बनाने की कोशिश करता है और उसको आत्मा से जोड़ देता है। इसका मतलब यह है कि आत्मा भी यानी आपके यानी हर प्रकृति भी चाहती है कि न्यायिक व्यवस्था बनी रहे, यानी न्याय सबके साथ होना चाहिए, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, यानी सद्गुण है न्याय, क्या हुआ, सद्गुण है। और ऐसी बात प्लेटो कहता है। कौन कहता है, प्लेटो कहता है। ठीक है, प्लेटो क्या कहता है यहां पर समझना होगा। प्लेटो ने न्याय के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए मानव मनोविज्ञान का आश्रय लिया था। ठीक है, ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो उसके साथ ही आएगा, क्योंकि सामान्य मानव मनोविज्ञान भी जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी भी यही कहती है कि वास्तव में अंतरात्मा भी न्याय ही चाहती है। ठीक है ना, आप खुद भी जब आपके साथ कुछ गलत हो तो आप ये कोशिश करेंगे कि जो है आपको खुद पता होता है कि यह गलत है और हमें न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, और वो कहता है प्लेटो कि न्याय आत्मा का अंतर्निहित गुण है, न्याय आत्मा का अंतर्निहित गुण है। और जब कोई व्यक्ति जिसका कि मूल स्वभाव न्याय करना होता है, अगर वह मूल स्वभाव से हट करके अनैतिक कार्य करता है तो वह उसके दुर्गुण में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि आत्मा भी सद्गुण ही चाहती है, आत्मा भी न्याय ही चाहती है। ठीक है, यानी आत्मा का न्याय, आत्म न्याय क्या है, सद्गुणी न्याय होता है। ठीक है, ऐसा कौन कहता है, प्लेटो कहता है। तो ये थे कुल आपके 15 क्वेश्चन। मिलते हैं हम लोग फिर कल अगले सेट के साथ। थैंक यू।